रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक 2021 की जो वैकेंसी थी उसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद में अब जो 1 गुणा में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया गया है। तो फाइनली जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें आज मैं आपको एक बच्चे से मिलाने जा रहा हूं। वैसे संस्थान से सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सैकड़ों बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी पूरी डिटेल आपको यूट्यूब पे, इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी। सबकी हमने पोस्ट बना दी है। लेकिन आज जो मैं वीडियो में जिस बच्चे को लेके आया हूँ इसका केस बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बच्चा 11 साल बाद में, पढ़ाई छोड़ने के 11 साल बाद में ये बच्चा दोबारा एक बार तैयारी करता है और पहले ही प्रयास में ये बच्चा कृषि पर्यवेक्षक बनता है। तो इसका क्या ऐसा राज रहा जिसकी वजह से ये पप्पू लाल कृषि पर्यवेक्षक बना, डिटेल में इस वीडियो में इस बच्चे से जानेंगे। सबसे पहले रॉयल संस्थान के द्वारा इस बच्चे का स्वागत किया जाएगा। तो बहुत बढ़िया। अब डिटेल में जानकारी लेंगे कि कैसे ये रॉयल संस्थान तक पहुंचा, किस तरीके से इसको विपरीत परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ गई और कैसे आज ये सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हुआ है। सबसे पहले पप्पू लाल जी, आप मुझे ये बताएं कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं? सर मैं मावली तहसील के छोटे से गांव नौवा का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, उदयपुर के अंदर मावली तहसील है, उसके पास का ये बच्चा रहने वाला है। सबसे पहले आपकी एजुकेशन के बारे में जानते हैं। आपने 10th क्लास कहाँ से की और कितने % बने? सर हमारे गांव के पास एक पोस्ट चंदेसा लगती है, वहाँ पर सरकारी स्कूल है जहाँ से मैंने 10वीं पास की है 2008 में और उसमें मेरे 49% बने। अच्छा जी, 2008 के अंदर 10th क्लास पास की और 49%, मतलब 50% से कम बने इसके। एक तरीके से पढ़ाई के मामले में शुरू से ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। अच्छा, आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े या गवर्नमेंट से? सर मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा, और 12th कहाँ से किया आपने? 12th सर मैंने फतेह स्कूल उदयपुर से की है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल ही है सर। अच्छा, जो अपना RCA कॉलेज है उसके जस्ट सामने स्कूल है फतेह स्कूल, वहाँ से इन्होंने 12th पास की 2010 के अंदर। अच्छा, 12th के बाद में आपकी पढ़ाई का क्या सिस्टम रहा? उसके बाद सर मैंने पढ़ाई नहीं की और मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी थी, इस कारण मुझे है ना दुकान पर काम करना पड़ा, कपड़े की शॉप पे सर। अच्छा, मतलब 12वीं के बाद में आप लगातार कंटिन्यू नहीं पढ़ पाए, तो आपने कोई प्राइवेट फॉर्म भर के ग्रेजुएशन वगैरह किए? हाँ सर, मैं नौकरी के साथ में BA भी की थी सर, प्राइवेट। अच्छा जी, तो 2013 में आपने BA कंप्लीट कर ली और पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से आपने 2010 से जैसे 12th का एग्ज़ाम दिया उसके जस्ट बाद में आपने जो है कपड़े की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस बच्चे के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो मैंने इससे फ़ोटो भी मंगवाई कि तेरी पोस्ट बनाएंगे बेटा, फ़ोटो दो। तो इसने मुझे ये फ़ोटो भेजी। ये वही दुकान है जिसके अंदर ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अभी 8% आप दुकान पे काम कर रहे हैं या छोड़ दिया आपने काम? अभी तो सर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से ज्वाइनिंग लूँगा वहाँ से रिजाइन दे दूँगा सर। बहुत बढ़िया। इनको कल से वैसे ज्वाइनिंग का ऑर्डर आ चुका है, 1 महीने के अंदर अंदर इनको ज्वाइनिंग लेनी है। तो जैसे ही इधर ये ज्वाइन करेगा उसके बाद में दुकान ये छोड़ देगा, कंटिन्यू जो है अपनी जॉब पे, सरकारी नौकरी पे चला जाएगा। अच्छा, आप तो क्योंकि कंटिन्यू आप जॉब कर रहे थे 2013 से, अचानक आपके ये कैसे ख्याल आया कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं? इसका क्या कारण रहा आपके, अचानक आपके दिमाग में आया कि चलो अब तैयारी कर लेते हैं? बिल्कुल सर, मैं कपड़े की शॉप पे काम कर रहा था, 2013 तक मैंने काम किया। फिर किसी कारणवश वहाँ से मेरी नौकरी छूट गई। उसके बाद वापस मैं दूसरी दुकान पे लगा, वापस वहाँ से नौकरी छूट गई। तो ये क्या, प्राइवेट नौकरियों में बार बार ऐसा हो रहा था, तो इससे सर मैं भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था। और इस बार क्या, जैसे कोरोना आया तो लॉकडाउन लगा और मेरी दुकान बंद हो गई। अच्छा। उस कारण क्या हुआ कि मुझे घर बैठना पड़ा। अच्छा। फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ये
प्राइवेट नौकरियों की वजह से थोड़ा सा ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी होती है तो कोरोना में भी कर सकते हैं। अच्छा। और ये प्राइवेट नौकरी ऐसी है कि आपको कहीं पर भी मात दे देगी। तो फिर सर मैंने जैसे ये फॉर्म निकला और मैंने कहा चलो मैं भी फॉर्म भर देता हूँ और कोशिश करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि मैं एक बार नौकरी करने वापस दुकान पे चला जाऊँ लॉकडाउन बाद। अच्छा। तो मैं जैसे ही गया था तो उनका भी धंधा अभी मंद पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी तो ज़रूरत नहीं है, एक बार जब ज़रूरत होगी तब बुला लेंगे, एक बार आप चले जाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब क्या प्राइवेट नौकरियों में जब मुझे ज़रूरत है उनको ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुझे तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो मैंने पूरा ध्यान इस पे लगाया और मैंने एक सोचा कि मैं कौन सा ऐसा अच्छा संस्थान है जहाँ पर चला जाऊँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे फिर ध्यान में आया, किसी से सुना भी था, तो फिर मैं रॉयल इंस्टीट्यूट यहाँ संस्थान पे आया और यहाँ से मैंने ज्वाइन किया सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। कुल मिला के ये है कि कोरोना के अंदर जो परिस्थितियाँ बनी थी उनमें कहीं ना कहीं लगा कि यार गवर्नमेंट जॉब हो तो ये समस्या नहीं आती। और जब कोरोना के बाद में वापस दुकान खुली तो कहीं ना कहीं जो सेठ जी थे उनको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उतना भीड़ भड़ाका फिर वापस नहीं आ रहा, उतने अच्छे से धंधे नहीं चल रहे थे। इसलिए इसको ये कहा गया कि जब ज़रूरत होगी तब तेरे को बुला लेंगे। उन्हीं परिस्थितियों में इसने सोचा क्यों ना सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी आ गई इसके अंदर मैं फॉर्म भरूं और एक बार तैयारी कर लूं। और वो मजबूरियां ही थी जो इसको रॉयल संस्थान तक पहुंचाई। अच्छा, जब आप संस्थान में आए तो इसको मैंने बहुत अच्छे से गाइड किया था। पहला क्वेश्चन तो इसका ये रहा कि सर 11 साल हो गई पढ़ाई किए हुए, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इसको एक ही बात कही कि जब तक सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम नहीं हो तब तक यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो इतना ज़बरदस्त स्टाफ है कि अगर 11 साल बाद में भी आप पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हो, रिवीजन करते हो तो अप टू एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा। तो मैंने ये बात तो कही थी जब ये एडमिशन लेने आया उस टाइम, और इसको बहुत अच्छे से समझाया था। फॉर्म भी मैंने इसको कहा कि तू वापस बेटा फॉर्म तो भर रहा, लेकिन तभी भरना जब तेरी आत्मा गवाही दे कि जेल सर ने इतनी देर समझाया है उस काम को अगर तू कर लेता है तो इसने कहा नहीं सर मैं करूँगा और फॉर्म आज ही भरूँगा। उसी दिन इसने ज्वाइन कर लिया। इससे पूछते हैं कब इसने कौन सी डेट को ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट? हाँ, फॉर्म 16 फरवरी से बनने शुरू हुए थे और मैंने 10 फरवरी को ही ज्वाइन किया। मुझे तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कहीं तो डेमो दिखाते हैं, वो कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं जैसे यहाँ आया मेरा मोटिवेट हुआ और तुरंत मैंने ज्वाइन कर लिया और फिर लगातार बना रहा है। अच्छा, तो जैसे आपने ज्वाइन किया उसके बाद में, क्योंकि कहने में और वास्तव में करने में अलग अलग थोड़ा फर्क होता है, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप वास्तव में अगर लगातार पढ़ते रहोगे तो करेक्ट कर जाओगे, ऐसे फीलिंग आ रही थी जो स्टाफ आपको मोटिवेट करके पढ़ा रहे थे उनसे? बिल्कुल सर, जैसे मैं पढ़ना शुरू हुआ और मुझे लग गया कि वास्तविकता में यहाँ है और मैं वापस उठ सकता हूँ। पहले मैं पूरा मेरा हाथ से पेन भी नहीं चल रहा था और इच्छा भी कुछ याद ही नहीं होता था। मैं गाइड से पढ़ता था, मुझे कुछ लगे नहीं। यहाँ पे आया और मैंने यहाँ से पढ़े की तो पता चला कि वाकई में मैं कुछ कर सकता हूँ और फिर मैंने लगातार पढ़ाई की। बहुत बढ़िया। अब आप देख सकते हो एक वो बच्चा जिसने 11 साल तक बुक भी हाथ में नहीं ली और एक कुछ पल के लिए मोटिवेट होकर ये डिसीजन लेना कि नहीं सर मैं कर लूँगा, बस आप जो कहोगे वैसे कर लूँगा, मैं जो संस्थान कहेंगे जो गुरुजी कहेंगे वैसे कर लेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के गुरुजनों को जिन्होंने पहली दूसरी तीसरी क्लास लेने के बाद में इसमें वो आग लगाई कि नहीं कर सकते हो और आप समझ सकते हो। ये उसी का नतीजा है। अगर 2-3 क्लास लेने के बाद में इसको लगता कि नहीं नहीं मेरे समझ में आने वाली बात नहीं है तो शायद ये बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। वास्तव में ही बहुत ज़बरदस्त स्टाफ। एक बार इसी से पूछते, यहाँ जो सर पढ़ाते थे क्या पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते थे? मुझे तो सर बहुत अच्छे क्लियर हुए। और यहाँ पे क्या सर का कहीं सर ले जाओ तो क्या सर एक ही सर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ था। यहाँ पर सब सब्जेक्ट वाइज भी अलग था और यही आके पता चला कि हिस्ट्री का भी अलग होते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर के भी अलग होते हैं, भूगोल के। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि एक ही सर होंगे जो वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, लेकिन और सर हिस्ट्री के सर योगेश जी सर वगैरह और मनोज जी कोठारी सर आर्ट्स एंड कल्चर के, और प्रियंका मैम पशुपालन के, भवानी सर जो कि शस्य विज्ञान पढ़ाते थे, एग्रोनॉमी, बहुत ही अच्छा पढ़ाया उन्होंने। तो वास्तव में कहना पड़ेगा पोषक तत्व तो मेरी ज़िंदगी में कभी मैंने याद नहीं किए थे जो मैं यहाँ पर याद करने लग गया। और हॉर्टिकल्चर के सोनू सर
जिन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, उनका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनकी मैराथन क्लासें भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। और मैंने 2 बार रात को जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू की तो 5 कब बज गई मुझे पता ही नहीं चला, पूरी मैराथन क्लास ही देखता रहा। और मैराथन क्लास से ही क्वेश्चन बैठे अधिकतर तो सर, और इनके नोट्स भी बहुत अच्छे थे। बहुत बढ़िया। कुल मिला के संस्थान की तरफ से हर सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर है, जो कि जब भी हम कोई बैच लॉन्च करते हैं या जब कोई एडमिशन के लिए आते हैं तो हम स्पेशल बोलते हैं कि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट है। हॉर्टिकल्चर वाले सर हॉर्टिकल्चर पढ़ाएंगे, एग्रोनॉमी के सर एग्रोनॉमी पढ़ाएंगे, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के सर आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री के अलग सर है, जियोग्राफी के अलग सर है। सब स्पेशलिस्ट जब सर पढ़ाते हैं तो वो जो सिलेक्शन होने और नहीं होने के बीच में जो पर्टिकुलर गैप आता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का, कहीं ना कहीं रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे उस गैप को बहुत अच्छे से कवर कर जाते हैं। और उसी का नतीजा है कि सैकड़ों की संख्या में सिलेक्शन कराने में रॉयल इंस्टीट्यूट हमेशा कामयाब रहा है। और इस बार क्योंकि हमारी दिल से इच्छा थी कि इस बार जहाँ कहीं पर भी सुपरवाइजर लगे रॉयल के लगे। मैं एक वीडियो में आपको बताऊँगा कि जैसे अभी मैंने देखा सुबह लिस्ट में कि बाड़मेर के पता चला कि अराउंड 20-25 बच्चे, पता चल रहा है कि जो पहली लिस्ट मैंने 100 की बनाई है उनमें अराउंड 20 के आसपास बाड़मेर के एक ही ज़िले के बच्चे आ रहे हैं। जब मैं अलग अलग लिस्ट बना के आपको बताऊंगा तो पता चलेगा कि हर ज़िले के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट के कितने सुपरवाइज़र हैं। जब भी ये कहीं पर भी मीटिंग में भी जाएंगे ना तो इनको यूँ लगेगा कि मैं भी रॉयल से। और वो हमारी शुरू से इच्छा थी। बहुत नॉर्मल चार्ज के अंदर बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। और आप देख सकते हो पप्पूलाल जैसा बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है हर कोई यदि अच्छे संस्थान में जुड़ के और दिल से मेहनत करे। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक खाली संस्थान की वजह से सेलेक्ट हुआ है, इसने वास्तव में दिल से मेहनत की। और इसके साथ में देखो ट्रेजेडी क्या हुई, ये फरवरी में ये आया था, अप्रैल के अंदर वापस लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में एग्ज़ाम की डेट आ गई थी तो वापस ऑफलाइन बैच प्रॉपर चल ही नहीं पाए। कुल मिला के ये महीने 1.5 महीने ऑफलाइन पढ़ा, उसके बाद में केवल ऑनलाइन पढ़ा। और ऑनलाइन पढ़ के ये बच्चा सरकारी नौकरी पा चुका है। थोड़ा सा मैं इससे ये पूछना चाहूँगा कि आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे माता पिता है, एक छोटा भाई है और एक पत्नी और एक बच्चा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपकी शादी कौन सी ईयर में हुई? सर 2014 में मेरी शादी हुई थी। 2010 में 12th की नौकरी ज्वाइन कर ली, मतलब प्राइवेट काम करने लग गए। और आप देखते ही हो 2014 में इसकी शादी हो गई। अब आप ये भी उन लोगों के लिए मैसेज है जिनको यूँ लगता है यार शादी होने के बाद में, बच्चे होने के बाद में नौकरी पाना मुश्किल है। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। कितनी कठिन परिस्थितियों में ये बच्चा निकला होगा आप खुद देख सकते हो। कोई परिवार में पहले लगे आपके नौकरी? परिवार में पहले कोई नहीं है सर, मैं ही लगा हूँ तो परिवार की भी खुशी है। अब आप देख सकते हो, मैं कहता हूँ यदि एक परिवार में एक बच्चा कोई नौकरी लग जाता है तो उस पूरे परिवार के अंदर माहौल बन जाता है। अपने आप ही जो परिवार है उसकी लगातार ग्रोथ होती है। अलग अलग सेगमेंट में बच्चे नौकरियां लगते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इस संस्थान में 2011 से हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा जिनको मोटिवेट करके बच्चे सरकारी कॉलेज में गए, फिर किसी न किसी नौकरी में सेलेक्ट हुए और आज उनके परिवार में उनके ही छोटे भाई सेलेक्ट होके जा रहे हैं, जो कि वो पहला बच्चा जो है सेलेक्ट हुआ उसकी वजह से वहाँ माहौल बन गया। तो मैं कुल मिला के सारांश में इतना बताना चाहूँगा कि यदि आप दिल से पढ़ते हो, ईमानदारी से पढ़ते हो और आपके दिल में आग लगी हुई है कि नहीं यार इस बार करना है, 100% करोगे। बहुत सारे ऐसे पप्पूलाल होंगे जिन बच्चों की स्थितियाँ आपके जैसी होगी या इस बार कुछ नंबर से वो रह गए होंगे, उनको आप क्या कहना चाहोगे? आपके जैसे बहुत सारे होंगे और स्पेशली एग्रीकल्चर में ज़्यादातर की स्थिति में मान के चलता हूँ आपके जैसी होगी और ऊपर से इसके 49% है। किसी भी स्थिति में इस बच्चे के लिए यदि इसने सुपरवाइजर का फॉर्म भरा उससे पहले ये किसी को हिस्ट्री बताए ना तो कोई भी इसको ये नहीं कहेगा कि बेटा तू फॉर्म भर दे, क्योंकि इसका 1% भी चांस नहीं बन रहा कहीं से भी कि ये बन सकता है, सरकारी नौकरी अब भी लग सकता है। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे जिनकी स्थितियां आपके जैसी है, पढ़ाई से किसी कारणवश दूर हो गए या फिर जो है वो कंटिन्यू जो है तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ नंबर से रह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? सर वैसे तो इन्होंने मैसेज सुन लिया, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम सरल नहीं होता, सारा काम कठिन नहीं होता, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर हम उसको सरल बना सकते हैं। और अगर मैंने मेहनत की है और 11 साल बाद मैंने भी ये मुकाम पाया तो अपन भी कर सकते हैं। मैंने भी पूरे लॉकडाउन के बाद जैसे ही ये कोचिंग बंद हो गई थी फिर नोट्स दिए गए थे सर के माध्यम से, तो फिर मैंने ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी पढ़ाई की और रेगुलर पढ़ता रहा, नोट्स भी पढ़ता रहा। तो क्या कि इससे मेरा भी सिलेक्शन हो गया। मैंने पूरा शेड्यूल बना रखा था पढ़ाई का, तो उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रॉपर मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन
हो सकता है और होगा बिल्कुल। एक और बात कहना चाहता हूँ कि परिस्थिति कैसी भी हो, विपरीत परिस्थितियों में अगर काम करे तो सफल हो सकता है। और मैं तो पूरा कमज़ोर हो गया था, जनवरी से पूरा घर पे बैठा था, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत की और फिर पास हुआ। इसमें मेरी पत्नी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुल मिला के कहते हैं कि हर सक्सेसफुल जो इंसान है उसके पीछे कहीं ना कहीं पत्नी का हाथ होता है। तो ये बात भी ये मन से बोल रहे हैं कि मेरे सिलेक्शन में भी मेरी मिसेज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनसे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली, हर जगह मेरे साथ खड़े रहे और उसका नतीजा रहा छोटी छोटी सब चीज़ें मिलके आज मैं सरकारी नौकरी लगने में कामयाब रहा। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आने वाले अभी पोस्टें आ रही है एग्रीकल्चर की या किसी की भी, तो कोई अच्छा सा संस्थान ढूंढ कर एक बार अच्छा सा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि एक ही कोई हो, लेकिन एक संस्थान अच्छा सा मिल जाए और एक अच्छा सा मंच मिल जाए और पूरी तरह मोटिवेट हो जाए, तो आप पूरी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सरकारी नौकरी से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पप्पूलाल जी, रॉयल संस्थान की ओर से आपका पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ मैं, क्योंकि ये केवल एक सिलेक्शन नहीं है। इनका इस तरीके के बच्चे जो विपरीत परिस्थितियों में लड़के और जीतते हैं, उनका हम एग्जाम्पल कंटिन्यू देते हैं और बहुत सारे बच्चों के लिए आप मोटिवेशन का काम करोगे। और इन्होंने लास्ट में जो लाइन बोली कि यदि आप दिल से पढ़ते हो और किसी अच्छे संस्थान को चुन लेते हो, अच्छा मंच यदि आपको मिल जाता है, आपको गाइड करने वाले कोच यदि आपको अच्छे मिल जाए और फिर अगर आप दिल से खुद मेहनत करो, तो आपको सरकारी नौकरी से कोई नहीं रोक सकता, जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। रॉयल संस्थान की तरफ से इस तरीके से और भी शख्स से आपको मिलाया जाएगा जो कि जिनकी परिस्थितियां प्रॉपर पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया, उनको पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से ली उन्होंने, चाहे परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, उसको नेगेटिव को भी पॉजिटिव कन्वर्ट किया, अपनी एनर्जी लगाई और उन्होंने अपनी सफलता हासिल की। ऐसे मैं बच्चों से आपको कंटिन्यू मिलाता रहूँगा।